सर्वेभ्य नमः। रीट के हमारे जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो लेवल फर्स्ट के हों चाहे लेवल सेकंड के हों, दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप जानते हो कि प्रैक्टिस करने से ही हमारा जो पढ़ा हुआ मैटर है वो एकदम अच्छा पक्का हो जाता है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो इसीलिए हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज लेके आते हैं आपके लिए कि आपका जो पढ़ा हुआ मैटर है वो एकदम पक्का हो जाए, कंठस्थ हो जाए और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आप ला सकें दोस्तों। तो आज की हमारी वीडियो स्टार्ट हम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शिक्षण विधियों के 30 प्रश्न आपको यहाँ पर हम बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आज हम शिक्षण विधियों के क्वेश्चन बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे पहले हम आपको 30 क्वेश्चन बता चुके हैं, वो नहीं देखे हैं तो देख लेना। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 31 नंबर से हमारा क्वेश्चन चलेगा। हमारे टोटल 350 क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, आपको बताऊंगा ग्रामर वगैरह सारे मिला के हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको जरूर देख लेना। अभ्यास हो जाएगा आपका, जो अब तक आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी की पूरी। तो देखिए 31 नंबर का सवाल है आपका, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले। 31 नंबर का सवाल देखते हैं और समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षणम रुचिकरम कथम स्यात्। हमारे शिक्षण विधियों के आधार पर यह क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षण जो होता है वो रुचिकर कथम स्यात्, कैसे हो, शिक्षण रुचिकर कैसे हो, यह हमारा प्रश्न है। विधिभिः, कौशलैः, दृश्य श्रव्य साधनैः, पुस्तकैः। बताइए विधि के माध्यम से या कौशलों के द्वारा या दृश्य श्रव्य साधन के द्वारा या पुस्तकों के द्वारा, किसके माध्यम से शिक्षण रुचिकर हो सकता है, बताना है आपको। फटाफट बताइए, अपना अपना आंसर सोच लीजिए और लास्ट में स्कोर भी बताएं अपना कि हमारा इतना स्कोर हो रहा है। तो दोस्तों इसका मैं राइट आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर है से। ठीक है, आपने क्या सोचा था आप खुद अपना अंदाज लगा सकते हैं। से इसलिए होगा क्योंकि दृश्य श्रव्य जो साधन होते हैं, इन साधनों का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं जिससे कि हमारा जो शिक्षण होता है वो रुचिपूर्ण हो जाए, बच्चों को इंटरेस्ट आए उसमें और मजे के साथ में बच्चे अधिगम कर सकें। क्योंकि उसमें हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, चार्ट इत्यादि का प्रयोग करते हैं, अन्य सामग्री होती है बहुत सारी, उसका हम प्रयोग करते हैं इसमें, जिससे हमारा जो शिक्षण होता है ना वो मजे से हो जाता है और एकदम अच्छे से बच्चों को क्लियर भी हो जाता है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, संप्रेषणाय किम कर्तव्यम। संप्रेषण के लिए क्या करना चाहिए, बताइए भाई। संप्रेषण आप जानते हैं, विचारों का आदान प्रदान जो होता है वही संप्रेषण होता है आपका। ठीक है, तो इसमें संप्रेषण के लिए क्या करना चाहिए, पूर्ण सज्जा, सहायक सामग्री, भ्रमणम या भाषणम, क्या करना चाहिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण सज्जा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। संप्रेषण के लिए पूर्ण सज्जा आवश्यक होती है। जैसे मान लो आप अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, कहीं पर भी संप्रेषण आपको करना है, कक्षा के अंदर या मंच पर कहीं पर भी, तो आपको पहले से सज्जित होकर जाना चाहिए, पूर्व तैयारी के साथ में आपको जाना चाहिए, पूर्ण सज्जा आपकी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप अपने भावों को अच्छे प्रकार से संप्रेषित कर सकते हो। ठीक है, यही संप्रेषण की कला है दोस्तों। तो संप्रेषण के लिए पहले से पूर्ण सज्जा होनी जरूरी होती है। जैसे क्लास में आप जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, तो उस मैटर को आप पहले एक बार देख के जाइए। बच्चों को आप क्या पढ़ाने वाले हैं, किस स्तर के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, किस क्लास के बच्चे हैं आपके, वो सब कुछ देखना चाहिए आपको पहले से। ठीक है, और माइंड में एक उसका पिक्चर सेट होना चाहिए कि हमें इस तरीका से बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि हम एक ही टॉपिक को कई तरीका से पढ़ा सकते हैं, तो बच्चों का स्तर देखिए, उस लेवल से आपको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए पहले से तैयारी होनी जरूरी होती है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, कही अमूर्त वस्तु ने है संकल्पना मूर्तिमती भवती। कई यानी किसके द्वारा अमूर्त वस्तुओं की संकल्पना मूर्तिवान होती है, किसके माध्यम से होती है भाई, पत्रकही, दंडही, चित्रही या पुस्तकही, किसके माध्यम से होती है बताइए। तो राइट आंसर है चित्रही, चित्रही। ठीक है, अमूर्त वस्तुओं की संकल्पना हम मूर्तिमान कर देते हैं चित्रों के माध्यम से। आपको पता है कि जो चीजें मान लो हमारे पास उपलब्ध नहीं होती हैं, ठीक है, उनको हम चित्रों के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। जो अमूर्त चीजें हैं, ठीक है, जो मूर्त नहीं हैं, उनको हम बच्चों को चित्र बना करके बताते हैं। जैसे मान लो हम बच्चों को समझाते हैं कि मन कैसा होता है, दिल कैसा होता है, हृदय कैसा होता है, तो बच्चों ने उसको मान लो मूर्त रूप में तो देखा नहीं है,
तो उसको हम चित्र के माध्यम से स्पष्ट करेंगे तो उसकी संकल्पना मूर्तिमान हो जाती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक और भी हो सकते हैं इस विषय को लेकर के। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है हमारा, छात्राणाम सुलेख है लेखन शैली अभिव्यक्ति च कही प्रश्न ही परीक्षयन्ते। बढ़िया सवाल है। छात्राणाम सुलेख लेखन शैली और अभिव्यक्ति शैली किन प्रश्नों के माध्यम से परीक्षित की जाती है? किन प्रश्नों के माध्यम से? बताइए कौन से प्रश्नों के माध्यम से हम बच्चों की सुलेख शैली को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, लेखन शैली की जांच कर सकते हैं और अभिव्यक्ति शैली की जांच कर सकते हैं? तो ऑप्शन देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही, निबंधात्मक प्रश्न ही, लघुत्तरात्मक प्रश्न ही, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न ही। बताइए, अपना अपना आंसर ढूंढिए, क्या आंसर होगा इसका? तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बे, यानी सेकंड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, निबंधात्मक प्रश्न ही। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से हम सुलेख भी जांच कर सकते हैं, लेखन की शैली जांच कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आप जानते हो कि निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर हम अपने भावों को लिखते हैं, जो आपने समझा है, जो आपको अधिगम हुआ है, जो आपको बोध हुआ है, उस टॉपिक के बारे में आपने जो कुछ समझ लिया, उस समझ के आधार पर हम निबंधात्मक में अपने विचार प्रकट करते हैं। निबंधात्मक में कभी रटा रटाया हम लिख नहीं सकते, उसमें अपने विचारों को लिखते हैं। आपने कभी जैसे कॉलेज की एग्जाम दी होंगी, तो कॉलेज की एग्जाम में आपने कभी रट्टा लगा के तो लिखा नहीं होगा, अपनी कहानी लिखी होगी, आपने उल्टा सीधा जो कुछ भी लिखा होगा वो अपने मन से लिखा होगा। उसमें केवल ये चीज चेक की जाती है, सुलेख देखा जाता है, लेखन शैली और अभिव्यक्ति देखी जाती है कि बच्चे की अभिव्यक्ति कैसी है, उसी के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। नहीं तो आपको पता है कि आप लिखते क्या हो कॉलेज के एग्जाम्स में। ठीक है, ऐसे समझ गए। आगे चलिए, अगला है हमारा, नियमान प्रस्तूय उदाहरणई बोधनम इत्यत्र कोयम विधि ही। बहुत बढ़िया सवाल है। नियमान प्रस्तुत यानी नियमों को प्रस्तुत करके उदाहरणों को बताना, यहां पर कौन सी विधि है? बताइए। आगमन विधि ही, निगमन विधि ही, सूत्र विधि ही, पारायण विधि ही। बताओ कौन सा आंसर होगा? नियम को पहले बताया जाता है, उसके बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। तो ऐसी विधि होती है दोस्तों निगमन विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा बे, निगमन विधि हमारा राइट आंसर होगा। हम आपको बता चुके हैं कि निगमन विधि के अंदर सबसे पहले हम नियम बताते हैं, उसके बाद उदाहरण समझाते हैं, और आगमन विधि में इसका उल्टा है। आगमन विधि में हम पहले उदाहरण समझाते हैं, उसके बाद नियमों की तरफ चलते हैं। तो एक दूसरे के ये विपरीत हम कह सकते हैं, निगमन का विलोम आगमन कहा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञाने आधारितम शिक्षणम सूत्रमस्ति, यानी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है, कौन सा है? बताइए। पूर्णात अंशम प्रति, सरलात कठिनम प्रति, ज्ञातात अज्ञातम प्रति। ये शातात नहीं है, ज्ञातात है, मिसप्रिंट हो गई है। न कोपी, कोई भी नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, हम बता देते हैं, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, पूर्णात अंशम प्रति। क्योंकि गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान का सिद्धांत है, वो उसको हम समग्राकृति वाला सिद्धांत भी कहते हैं, यानी पूर्ण पर पहले विचार करता है वो, उसके बाद में अंश की तरफ चलता है। यानी पहले वो कहता है कि पहले संपूर्ण चीज बताइए बच्चों को, चाहे पहले आप पूर्ण रूप से बताइए, उसके बाद में अंशों की बात करिए, फिर अंशों में बताइए, उसको टुकड़े में बताइए, छोटी छोटी चीजों को आप बताइए। तो पूर्ण से अंश की तरफ चलना, यह हमारा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है। चलें आगे चलिए। अगला सवाल एकदम सरल है, हर्वटीय विधेः कति पदानि भवन्ति। जो हर्वटीय विधि है उसमें कितने पद होते हैं? तो बताइए, पंच, सप्त, षष्ठ, अष्ट। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पंच, क्योंकि हर्वटीय पंचपदी है, ऐसा आपने सुना होगा। तो इसमें 5 पद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, यदि आपको जानना है तो कमेंट करना, हम आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, हमें पता तो लगेगा कि आप पढ़ भी रहो कि नहीं पढ़ रहे हैं। आगे चलिए, अगला सवाल है, कस्य विदहु संस्कृताध्यापक है एकम एकम शब्दस्य अर्थम स्पष्टम करोति। किस विधि में संस्कृत अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है? बताइए कौन सी विधि है जिसमें एक एक शब्द को हम स्पष्ट करते हैं? व्याख्या विधि में, समवाय विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, या कोपिन? कौन सी विधि है? तो राइट आंसर है इसका व्याख्या विधि है दोस्तों।
व्याख्या विधि में हम एक एक शब्द को स्पष्ट करते हैं। जैसे मान लो बच्चों को आप श्लोक पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप श्लोक को समझाने के लिए व्याख्या विधि का सहारा ले रहे हैं मान लो, तो आप एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करेंगे बच्चों को। ठीक है, तो व्याख्या विधि में हम बच्चों को एक एक शब्द को स्पष्ट करते हैं। ठीक, ऐसे अगला हमारा प्रश्न है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं 39। प्राथमिक स्तरे मौखिक भाषा कौशल दक्षता अपेक्षते, यानी प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा कौशल की दक्षता अपेक्षित होती है। कैसे होती है? संदर्भानुसार भाषा प्रयोग है, वेगेन भाषणम, वार्तालाप समये कठिन शब्दानां प्रयोगे सामर्थ्यम, या विषय स्मरणम। बताइए किस जगह पर सही सटीक आपकी ये होगी। आंसर ढूंढिए आप, सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलो हम बता देते हैं, आपने सोच लिया होगा। पहला, इसका राइट आंसर है पहला, संदर्भ के अनुसार भाषा का प्रयोग करना। ये प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा कौशल दक्षता होनी चाहिए इस तरह की, यानी संदर्भ के अनुसार जो भी हमारा संदर्भ चल रहा है, प्रसंग के अनुसार आपको भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे भी आपको लग रहा है उसी हिसाब से भाषा का प्रयोग आपको करना चाहिए, यही इसमें राइट होगा। आगे चलिए, प्रथम कक्षायाः भाषा पाठ्यपुस्तकम बलम न्यूनतमम अपेक्षते। कह रहे हैं कि प्रथम कक्षा यानी प्रथम कक्षा की भाषा पाठ्य पुस्तक बलम न्यूनतम, यानी पुस्तक में सब न्यूनतम बल अपेक्षित होता है। किसमें न्यूनतम बल किसमें अपेक्षित होता है? प्रीतिपूर्वक पठनोपरि, नैतिक शिक्षणोपरि, बालानां रुच्युपरि और समुचित चित्र वर्णन ऊपरी। यानी प्रीतिपूर्वक पढ़ने के ऊपर न्यूनतम बल होना चाहिए, नैतिक शिक्षा के ऊपर न्यूनतम बल होना चाहिए, बालकों की रुचि के ऊपर न्यूनतम बल होना चाहिए, समुचित चित्र वर्णन के ऊपर न्यूनतम आपका बल होना चाहिए। तो इसमें से बताओ सबसे कम न्यूनतम बल किस पर होना चाहिए आपका? न्यूनतम कम से कम किस पर बल दिया जाना चाहिए? तो हमारे हिसाब से राइट आंसर है इसका नैतिक शिक्षणों ऊपरी। ठीक है, और यही इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्योंकि प्रथम कक्षा में नैतिक शिक्षण के ऊपर ज्यादा बल नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे नैतिक शिक्षा के बारे में यहां नहीं जानते। प्रथम कक्षा के बालक नैतिक शिक्षा को नहीं समझते। ठीक है, इतनी उनमें समझ विकसित नहीं होती है, धीरे धीरे उनमें ये चीजें विकसित होने लगती हैं, तब आप सिखा सकते हो। तो यहां पर प्रीतिपूर्वक पठन के ऊपर जोर देना चाहिए। ठीक है, यानी प्रेम पूर्वक बच्चे पढ़ें, इसके ऊपर जोर दो। बालकों की रुचि के ऊपर जोर देना चाहिए। समुचित चित्र वर्णन, यानी कोई चीज समझ आ रहा हो तो चित्र के आधार पे आप वर्णन करके समझाइए। इन चीजों पर आपको ज्यादा बल देना चाहिए और नैतिक शिक्षा के ऊपर न्यूनतम बल देना चाहिए, यही सवाल है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हमारा। यहां से देखिए 41 नंबर का सवाल है, प्रथम कक्षायाः छात्राणाम भाषा शिक्षण काले भवताम ध्यानम भवेत। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रथम कक्षाया यानी प्रथम कक्षा के छात्रों के भाषा शिक्षण के समय भवताम ध्यानम भवेत, आपका ध्यान होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? भाषाया व्यावहारिक प्रयोगे, शुद्धोच्चारणे, कठिन शब्देषु, व्याकरणे तस्य नियमेषु च। बताइए, पहला है आपका भाषा या व्यावहारिक प्रयोग पर, भाषा के व्यावहारिक प्रयोग पर ज्यादा जोर होना चाहिए आपका, या फिर शुद्ध उच्चारण पर, या कठिन शब्दों पर, या व्याकरण और उसके नियमों पर, व्याकरण व नियमों पर, किस पर ज्यादा जोर हमारा होना चाहिए? तो बताइए इनमें से किस पर हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 नंबर पे है भाषायाः व्यावहारिक प्रयोगे। भाषा के व्यावहारिक प्रयोग पर ज्यादा जोर होना चाहिए, इसी से बच्चे जल्दी अधिगम करते हैं, जल्दी सीख पाते हैं। ठीक है, प्रथम कक्षा की हम बात कर रहे हैं। व्यावहारिक भाषा का प्रयोग करिए, मातृभाषा का प्रयोग करिए, सरल भाषा का प्रयोग करिए आप, तो निश्चित रूप से बच्चे उस भाषा से जुड़ेंगे और उसमें रुचि उत्पन्न होगी, अच्छे से अधिगम होगा और जल्दी सीखेंगे वो। आगे चलिए, अगला सवाल है, छात्र ही न क्रियते, छात्रों के द्वारा नहीं किया जाता है, यानी छात्र नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं बताइए? आदर्श वाचनम, अनुकरण वाचनम, मौन वाचनम, सामूहिक वाचनम। छात्र क्या नहीं करते हैं? सिंपल है, तो छात्र नहीं करते आदर्श वाचन। दोस्तों आदर्श वाचन छात्र कभी नहीं करते, क्योंकि आदर्श वाचन तो शिक्षक करता है। कौन करता है? शिक्षक करता है।
तो छात्र क्या करते हैं, अनुकरण वाचन करते हैं, मौन वाचन करते हैं, सामूहिक वाचन करते हैं, ये सब छात्र करते हैं, लेकिन आदर्श वाचन शिक्षक करता है। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल, कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिकम महत्वम दीयते, किस कौशल में वर्तनी पर अधिक महत्व दिया जाता है। वर्तनी पर, वर्तनी आप जानते हैं मात्रा की गलतियों पर। श्रवण कौशले, कथन कौशले, लेखन कौशले और पठन कौशले, बताइए किस पर ज्यादा जोर रहता है, बताओ, अपना अपना आंसर सोचिए, बताइए। तो हम बता देते हैं इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लेखन कौशले। लेखन कौशले, लेखन कौशल में वर्तनी पर अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि लेखन कौशल में लिखते हैं तो लिखते समय अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, मात्रा इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। बोलते समय तो चल जाता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आपने कुछ सुना उनसे, उन्होंने बोल दिया, तो छोटी मोटी गलतियों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जब लिखते हैं तो अशुद्धियों को देखा जाना चाहिए, वहां पर छोटी छोटी गलतियों को उनको बताना चाहिए, क्योंकि तभी तो सुधार करेंगे वो। ऐसे आगे चलिए, अगला हमारा सवाल है, कस्मिन् कौशले, अंतिम प्रश्न है समस्यात्मक भवति, एकदम सिंपल है हमारा, किस कौशल में अंतिम सवाल समस्यात्मक होता है। आपने भी प्रस्तावना करवाई होगी, ठीक है, तो डायरेक्ट बता देते हैं, चलो इसका आंसर है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल के अंदर हम लास्ट जो सवाल है वो समस्यात्मक बनाते हैं। आपने कभी प्रस्तावना कौशल पढ़ाया होगा, जब आपने कोई पाठ योजना बनाई होगी तो उसमें प्रस्तावना बनाई होगी। प्रस्तावना के अंदर आपने जो लास्ट क्वेश्चन बनाया होगा वो समस्यात्मक बनाया होगा, फिर कहा होगा चलो बच्चों आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे। चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा, संभाषणस्य योग्यतायाः विकासे सहायिका विधि ही अस्ति। संभाषण की योग्यता के विकास के लिए सहायक विधि है, कौन सी है संभाषण की योग्यता के लिए। संभाषण आप जानते हो बोलना, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान करना, भाषण इत्यादि करना। सूत्र विधि, व्याख्या विधि ही, कंठस्थीकरण विधि ही, भाषा संसर्ग विधि ही। बताइए 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। संभाषण से योग्यता के विकास में सहायक विधि कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि में सभी विधियां मिक्स हो जाती हैं, ये सभी विधियों की मिश्रित विधि है, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको, यानी इसमें जितनी भी विधियां हमारी, तो दोस्तों यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा भाषा संसर्ग विधि। इस भाषा संसर्ग विधि में सभी विधियां मिक्स हो जाती हैं, यानी आवश्यकता के हिसाब से यथासंभव हम जो भी आवश्यकता हमें लग रही है प्रसंग के अनुसार हम इसमें कोई भी विधि ऐड कर लेते हैं, यानी हम जो भी विधि, तो इस तरह दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाता है इसमें द, यानी भाषा संसर्ग विधि हमारी एकदम सही है। संभाषण योग्यता के विकास के लिए हमारे लिए भाषा संसर्ग विधि का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि आप जानते ही हैं, इसमें सभी प्रकार की विधियों को हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है, इससे हम संभाषण योग्यता का विकास कर सकते हैं। आगे चलिए अगला सवाल है, अर्थ ग्रहणार्थ सर्वाधिक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा 46 नंबर, अर्थ ग्रहणार्थम सर्वाधिकः उपयुक्तः पठनम भवति। क्या कह रहे हैं, अर्थ ग्रहण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पठन होता है, कौन सा होता है भाई, अर्थ ग्रहण करने के लिए, ठीक है, कोई पाठ है तो उसका अर्थ ग्रहण हो, इसके लिए हम कौन सा पठन करवाते हैं, चित्र पठनम, मौन पठनम, शब्द पठनम या फिर सस्वर पठनम। बताइए कौन सा सही माना जाता है, तो इसमें उपयुक्त पठन होता है मौन पठनम। मौन पठन से अर्थ ग्रहण किया जाता है, अर्थ ग्रहण के लिए सबसे अच्छा पठन है मौन पठन। जैसे आपने बच्चों को पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद में आप कहेंगे कि चलो बच्चों मौन रह करके चुपचाप पढ़ो, तो बच्चा जब चुपचाप पढ़ेगा, उसको देखेगा, तो उसमें क्या है, वो अर्थ ग्रहण करेगा, ठीक है, अर्थ ग्रहण करेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो टीचर से पूछेगा वो। तो अर्थ ग्रहण करने के लिए मौन पठन करना पड़ता है। जल्दी जल्दी पढ़ने वाला कभी अर्थ ग्रहण नहीं कर सकता। आप किसी भी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो उसमें अर्थ ग्रहण कहां से करोगे, आप नहीं कर सकते। जब अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ोगे, अर्थ समझते हुए पढ़ोगे, तो आपको धीरे धीरे पढ़ना होगा, आप चेक करके देख सकते हैं। आगे चलिए, लिखित अभिव्यक्ति ही कस्मिन न भवति। लिखित अभिव्यक्ति किसमें नहीं होती है, वाद विवाद में, निबंध लेखन में, पत्र लेखन में, जीवनी लेखन में, किसमें नहीं होती है बताइए। लिखित अभिव्यक्ति किसमें नहीं होती है, वाद विवादे। वाद विवाद में नहीं होती है, क्योंकि वाद विवाद तो भाषण की तरह चलता है, ठीक है, एक तरफ पक्ष वाला होता है, दूसरी तरफ विपक्ष वाला होता है।
निबंध लेखन में होती है, बिल्कुल लिखना पड़ता है। पत्र लेखन में होती है, उसमें भी लिखना पड़ता है। जीवनी लेखन में होती है, क्योंकि इसमें भी लिखना पड़ता है। लेकिन वाद विवाद में लिखने का कोई काम नहीं है, केवल बोलने का है। तो बोलने से लिखने की अभिव्यक्ति कैसे अच्छी होगी, संभव ही नहीं है। ठीक है, ऐसे तो राइट आंसर हमारा वाद विवाद होगा। आगे चलिए, अगला सवाल है, पद्य शिक्षण से प्रमुख अंगे अस्ति। पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा है, इसमें आपको बताना है। पद्य शिक्षण का यानी कि श्लोक शिक्षण जो होता है हमारा, इसमें मुख्य अंग कौन सा माना जाता है? सरलार्थ बोध है, पठन बोध है, भाव बोध है, या फिर शब्दार्थ बोध है? बताइए कौन सा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है भाव बोध है। यानी कि पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग है भाव बोध, उसका भाव अच्छे से समझ में आना चाहिए, यही पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग है। ये समझ में नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता उसका। भाव सौंदर्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता होगा, उसमें उस विषय से संबंधित पूछे जाते हैं, साहित्य से संबंधित सवाल उसमें हम पूछते हैं। आगे चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 49 नंबर। भाषा कौशलस्य विकास है कथम क्रियते। भाषा कौशल का विकास किससे किया जाता है, कैसे किया जाता है? लेखनेन, श्रवणेन, उच्चारणेन, पठनेन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ अपना अपना आंसर। तो राइट आंसर है उच्चारणेन, क्योंकि भाषा कौशल का विकास उच्चारण से होता है। भाषा केवल भाषण से आती है, भाषा केवल बोलने से आती है, भाषा केवल उच्चारण करने से आती है। आप किसी भाषा को रोज सुनो लेकिन बोलो मत, कभी भी बोलना नहीं सीख सकते आप। और जिस भाषा को आप बोलोगे, चाहे गलत सलत कैसे भी बोलो, निश्चित रूप से आप उसको सीख जाओगे, उसमें विकसित हो जाएगा आपका सारा कुछ। ठीक है, और जिस भाषा को आप बोलने लग जाओगे, उच्चारण करने लग जाओगे, उस भाषा में आप अच्छे हो जाओगे, माहिर हो जाओगे, उसको बहुत अच्छे से बोलना सीख जाओगे। दोस्तों यही भाषा का सिद्धांत है। तो भाषण कौशल का विकास करने के लिए उच्चारण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऐसे चाहे कोई भी भाषा हो। आगे चलते हैं, 50 नंबर का सवाल। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न है क्या? निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न कौन सा होता है जिसमें निश्चित उत्तर होता है? ये तो हम सब जानते ही हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। कौन से प्रश्न होते हैं जिसमें निश्चित उत्तर होता है? तो राइट आंसर है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि अवैध वाले। अवैध वाले में निश्चित उत्तर होता है। यदि आंसर ए है तो वो ए ही रहेगा, चाहे वो कितनी भी बार चेक हो जाए, ए का आंसर ए ही रहेगा, यानी कि फिक्स रहता है आंसर, उसमें निश्चित होता है। निबंधात्मक में कभी भी निश्चित नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ भाव अलग अलग हो सकते हैं, लिखने वाले के ऊपर, समझने वाले के ऊपर, उसमें चेंज हो सकता है मैटर। लेकिन यहां पर लेकिन वस्तुनिष्ठ में कभी भी परिवर्तन नहीं आता, इसलिए ये वैध माना जाता है, विश्वसनीय होता है, और इसमें निश्चित उत्तर दिया हुआ होता है। चलें आगे, अगला सवाल देखते हैं। इसमें 10 सवाल हमारे ग्रामर से संबंधित हैं। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? सिंपल सवाल है। स्पर्श वर्ण आपके 25 होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट आंसर बता देता हूं मैं। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25। स्पर्श वर्णों को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? उदित वर्ण कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? उदित। यहां सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि उदित वर्ण कितने होते हैं, उदित वर्णाः कति भवन्ति, उदित वर्ण कितने होते हैं, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो उदित वर्ण कितने होते हैं, उत्तर देना होगा 25। कैसे होते हैं आपको पता है कि वर्ग कितने होते हैं, आपको 5 वर्गों के बारे में जानकारी होगी। 5 वर्ग यानी कि 5 एक में होते हैं तो 25 टोटल वर्ण हो जाते हैं। इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, वर्गीय व्यंजन कितने हैं, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है तो आंसर 25 होता। उदित वर्ण कितने होते हैं, तब भी आंसर 25 होता। ठीक है, वर्ग पंचक के टोटल वर्ण कितने होते हैं, तब भी आपका उत्तर 25 होता। ऐसे आपको आंसर समझना है। तो ये भी आपको समझना है कि भाई किस तरह से सवाल पूछ सकते हैं। आगे चलिए, अगला सवाल है, अधोलिखित में से बाह्य प्रयत्न नहीं है। अधोलिखित में से आपको बताना है कि बाह्य प्रयत्न कौन सा नहीं है। बताइए, विवार, विवृत, नाद और घोष। तो सिंपल है दोस्तों, यहां पर विवृत नहीं है, क्योंकि विवृत आपका आभ्यंतर प्रयत्न होता है, ये बाह्य प्रयत्न नहीं है। बाह्य प्रयत्न दोस्तों संख्या में कितने होते हैं? 11। आपका सवाल पूछा जा सकता है बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। अब 11 में कौन सा होता है? तो दोस्तों यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 11 कौन कौन से होते हैं। तो विवार, समार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, तनुदात्त और स्वरित, ये 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। आपका सवाल यहां से भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा बाह्य प्रयत्न नहीं है, कौन सा बाह्य प्रयत्न है।
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विवृत। विवृत आपका होता है दोस्तों आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न आपके टोटल 5 होते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृत। ठीक है, ऐसे आगे चलिए। अगला सवाल है च वर्ण है, आपका जो च वर्ण है वो कौन सा है? ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, स्पृष्ट या फिर विवृत? बताओ फटाफट क्या होगा, च वर्ण क्या होगा? तो च वर्ण होगा दोस्तों स्पृष्ट। ठीक है, स्पृष्ट ये आपका क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्न में आपने पढ़ा होगा स्पृष्टम स्पर्शा नाम, यानी स्पृष्ट जो होता है हमारा आभ्यंतर प्रयत्न वो स्पर्श वर्णों का होता है, और स्पर्श वर्ण हमारे 25 होते हैं, इन 25 में च भी आता है, तो च वर्ण का आपका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट हो जाता है। क्लियर? आगे है तय वर्ण है, आपका तय वर्ण क्या है? समार, घोष, नाद, अल्पप्राण। बताइए क्या है ये समार, नाद, घोष में आता है क्या? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि समार, नाद, घोष में तीसरा वर्ण आता है, चौथा वर्ण आता है और पांचवा वर्ण आता है, पहला वर्ण कभी नहीं आता है। तो पहला वर्ण आता है दोस्तों अल्प प्राण में, पहला वर्ण अल्प प्राण में आएगा। समझ गए बात को? तो तय वर्ण जो है हमारा अल्प प्राण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। देखिए अगला सवाल है दोस्तों यहां से 55 नंबर, गे वर्ण है। सवाल छोटे हैं लेकिन यहां से सवाल आते हैं। गे वर्ण है, अब गे वर्ण के बारे में बताना है। बताइए, ऑप्शन है आपके कंठ, मूर्धा, तालु, दंत्य। बताइए कौन सा है? तो गे वर्ण आपका क में आता है, यानी कवर्ग के अंदर आता है। तो कवर्ण का उच्चारण स्थान आपका कौन सा होता है? अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है, तो कंठ होता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। तो गे वर्ग का पूरे का ही होगा क, ख, ग, घ, ङ, तो पांचों वर्ण आ जाएंगे, तो गे का हो जाएगा कंठ। अगला सवाल है 56 नंबर, कंठ तालु उच्चारण स्थान है। कंठ तालु उच्चारण स्थान किसका है? बताइए, ए वर्ण का या पे वर्ण का या ले वर्ण का या ओ वर्ण का? बताओ किसका है फटाफट। तो इसका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ए वर्ण का कंठ तालु होता है। आपने सूत्र ध्यान होगा आपको, ए दई तो कंठ तालु हु, ए और आई का कंठ तालु उच्चारण स्थान होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा 57 नंबर, अधोलिखित वर्णों में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष बताना है आपको, अघोष। ठीक है, कभी कभी घोष पूछते हैं, तो यहाँ अघोष पूछा है। बताइए गे, के, ले या वे? बताओ राइट आंसर क्या होगा, फटाफट ढूंढिए आप। इसका राइट आंसर है दोस्तों के जो है हमारा ये अघोष वर्ण है। कैसे पता लगाया? आपने बाह्य प्रयत्न पढ़े होंगे, 11 होते हैं, उसमें एक लाइन हमने बताई, खरो, विभारा, श्वासा, घोषाश्च, यानी कि खर प्रत्याहार के अंदर आने वाले वर्ण जो हैं उनके 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विवार, श्वास, अघोष। खरो, विभारा, श्वासा, घोषाश्च। तो यहाँ पर आपका अघोष भी होता है, इसलिए के जो है आपका अघोष कहलाएगा। गे आपका नहीं होगा, ले नहीं होगा, वे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल है महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो राइट आंसर फटाफट ढूंढिए दोस्तों। बताइए, ख और है, छ और श, घ और स या सभी? बताओ क्या आंसर होगा, फटाफट ढूंढिए। तो पहले मैं आपको बताऊं महाप्राण होता क्या है। महाप्राण में आपको दूसरा वर्ण आता है, चौथा वर्ण आता है और शल प्रत्याहार आता है। ठीक है, ये आपके सब मिलके महाप्राण कहलाते हैं। तो यहां पर देखो, ख और है ये भी महाप्राण है, छ और श ये भी महाप्राण है, घ और स ये भी महाप्राण है। तो कुल मिला के दे आंसर होगा, यानी कि सभी महाप्राण है ये। ठीक है, 24 शल, यानी दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण और शल प्रत्याहार पूरा का पूरा, इसको हम कहते हैं महाप्राण के वर्ण। सेकंड लास्ट है हमारा आज के सेशन का, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम है, उच्चारण स्थानम अस्ति भवति। तालु, मूर्धा, कंठ या दंत? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, तो कंठ होगा दोस्तों, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, लास्ट है हमारा आज के सेशन का, सकार का उच्चारण स्थान है। सकार का उच्चारण स्थान दंत, दंतोष्ठ, कंठ या दंतोष्ठ। ठीक है, ये थोड़ा सा एक ही हो गया, सेम, कोई बात नहीं है। तो यहां पर बताइए सकार का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा दंत्य, ऋतु लसानाम दंतः। इस तरीका से सूत्र याद किया होगा, ऋतु लसानाम दंतः।
तो री और तवर्ग ल से का उच्चारण स्थान दंत होता है, तो से का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। इस से का नाम है दंत्य सकार। इस तरह दोस्तों हमारे यहाँ पर टोटल 30 प्रश्न हो जाते हैं। 30 प्रश्नों को हमने व्याख्या सहित आपको अच्छे से समझाया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत आपके लिए लाभदायक होंगे दोस्तों। आपके लिए बहुत फायदा इनसे मिलेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो डेली आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि डेली आपको मैटर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको भी आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ नोट्स हैं आपके रीट के संस्कृत के, वो आपको वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा मैं, वहां से आप ले लेना। और यदि आप दोस्तों पीडीएफ नोट्स चाहते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि आपके शिक्षण विधियों के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जैसे पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, सूक्तियां हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक्स की 6 से 12 की हमने खुद ने तैयार की हैं, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, अभी डाउनलोड करो। लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लोगो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हमारा लोगो है। फटाफट जाइए, डाउनलोड करिए और अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आप सफल होवें। ऐसी ही शुभकामना के साथ में नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।